एवरीवन, ये हमारा सॉल्यूशन का ट्यूशन सीरीज का पार्ट 2 है जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। और बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज and mole fraction. These three methods of expressing the strength of the solution we will be discussing today. तो छोटे छोटे वीडियोस होंगे जैसे आपकी ट्यूशंस होती हैं और आपको साथ प्रैक्टिस पार्ट तो मिलेगा और सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कर रही हूँ हर एक वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन होता क्या है? कंसंट्रेशन क्या होता है? सबसे पहले कंसंट्रेशन वो होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि कितनी शुगर है सॉल्यूशन के अंदर, हाउ मच शुगर इज देयर इन दी सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में कितना हमारे पास शुगर है, तो वो उस सॉल्यूशन का क्या बताएगा, दैट विल टेल दी कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम बोलें कि रूह अफ़ज़ा लगता है ज्यादा डल गया है पानी के अंदर और ना मुझे लग रहा है पानी मीठा हो गया है, तो वो हमारा वो वाला मेजरमेंट होगा उसकी क्वालिटी से मेजर करना कि रूह अफ़ज़ा मीठा है तो हमने कहा कि ज्यादा डल गया लगता है, तो दैट इज क्वालिटी ऑफ द सैंपल से आप कौन से मेजर कर रहे हो वहां पे। पर हमें यहाँ पे एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द सैंपल लेंगे, मतलब कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में है, हम इसकी बात कर रहे हैं। कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में, मतलब पर लीटर के हिसाब से अगर हमने, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन। मतलब पूरे सॉल्यूशन में कितना डाला गया है वो पर्टिकुलर चीज, भले ही वो चीनी हो, भले ही वो सॉल्ट हो, भले ही वो कोई और चीज हो, वो कितना उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो बताएगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या। अगर वो ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो आपको, अगर रूह अफ़ज़ा ज्यादा है पानी के अंदर तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से फाइंड आउट करोगे उसे तो आपको ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आगे बढ़ते हुए सबसे पहला मेथड आ रहा है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज हमारे पास कहता है, जैसे कि हम परसेंटेज निकालते हैं बेटा, परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिस सब्जेक्ट की परसेंटेज निकालनी होती है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं और टोटल मार्क्स को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 80% मार्क्स आए, तो हाउ वी विल फाइंड द परसेंटेज, 80 by 100 into 100, दैट विल बी द परसेंटेज मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर किड। तो यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो जिस कंपोनेंट का मास है, जिस कंपोनेंट की मास परसेंटेज निकालनी है उस कंपोनेंट के मास को हम न्यूमरेटर में रखेंगे, divided by total mass of the solution into 100. Mass of the component divided by total mass of the solution into 100. ये हो जाएगी हमारी बेटा mass percentage. Calculate the mass percentage composition in terms of mass of a solution obtained by 300 gram of, obtained by mixing 300 gram of a 25% and 400 gram of a 40% solution by mass. हमने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, ठीक है, उनका हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है। इन मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल हमारे पास 300 प्लस 400, ये तो हमारा टोटल सॉल्यूशन है ना, उसमें हमने 300 प्लस 400 का हमने कुछ पार्ट लिया। ठीक है, 300 का हमने 25% लिया, तो हमने यहाँ पे 300 का 25% निकाल लिया। दूसरे कंपोनेंट का हमने कितना परसेंट लिया, 40%, तो हमने उसका 40% निकाल लिया। तो यहाँ से हमारे पास टोटल मास आ जा रहा है सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का हमारे पास यहाँ से टोटल मास था 700 ग्राम्स, राइट। तो ये सॉल्यूशन का टोटल मास 700 ग्राम और हमने अलग अलग कंपोनेंट्स का यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज सॉल्यूट इन द फाइनल रिजल्ट, हमारे पास सॉल्यूट का परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इन द फाइनल रिजल्ट क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, और हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्वेंट। अब दो तरीके हैं इसे फाइंड आउट करने के, या तो जो आपने सॉल्यूट का निकाला है उसको 100 में से माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में से होती है, एक अमाउंट हमारे पास इतना है तो दूसरा बची हुई परसेंटेज उसकी होगी, तो 100 में से माइनस कर लो तो आपके पास तो भी आ जाएगा सॉल्वेंट का परसेंटेज, मास परसेंटेज। और दूसरा आप सॉल्वेंट का इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि यहां से आपने 235 सॉल्यूट का मास फाइंड आउट किया, ठीक है, टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है 700 ग्राम,
तो 700 में से 235 माइनस करोगे तो आपके पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो आप दोनों तरीकों से यूज कर सकते हो, और फिर आप सॉल्वेंट के मास को डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 करोगे तो भी आ जाएगा, पर वो जो है थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। सो 100 में से माइनस कर देना थोड़ा इजी है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन प्रैक्टिस पार्ट ऑफ मास परसेंटेज। तो ये क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। भैया मोलर का सबसे पहले क्या मतलब है? मोलर अभी ऑल दो हम पढ़ने वाले थे कि मोलर क्या होता है। मोलर एक्चुअली हम मोलालिटी का यूनिट है। मोलर इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी। मोलर का मतलब होता है बेटा कि moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent. Moles of solute dissolved in 1 kilogram of solvent, that is called as the molality. Number of moles of solute मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, number of moles of solute, weight of solvent, इन kg। ये होता है हमारे पास मोलालिटी। कितने मोल सॉल्यूट के एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में है, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में है, दैट इज कॉल्ड एज मोलालिटी। तो यानी कि यहाँ पे हमें 0.25 मोलर गिवन है बेटा, तो यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है? 0.25 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मोल्स यूरिया के कितने हो गए? 0.25 मोल्स। सॉल्वेंट यहाँ पे हमारे पास मोल्स इतने हो गए, और हमारे पास क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट है, हमें क्या करना है? मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग इतना, मतलब एक्वस सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है हमने निकाल लिया। यूरिया का जो हमारे पास मास होता है वो होता है 60 ग्राम पर मोल। आप इसे कैसे फाइंड आउट करोगे? जो इसका मोलर मास होता है उसका होता है 60 ग्राम पर मोल। NH2CO NH2 है ना, तो NH2CO NH2 में हमारे पास नाइट्रोजन का मास 14 होता है। नाइट्रोजन का मास वी हैव 14, ठीक है। हाइड्रोजन का मास है 1, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएंगे, तो 60 ग्राम पर मोल। तो 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया में कितने होंगे? 0.25 इंटू 60 यानी कि 15 ग्राम हमारे पास यहाँ पे यूरिया है उस सॉल्यूशन के अंदर। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? तो यहाँ से हमारे पास 15 ग्राम यूरिया आ गया जो कि सॉल्यूट का मास हो गया। अब आपको पता है सॉल्वेंट कितना है? यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है। 1 किलोग्राम ही है, ये कितने में है? 1 किलोग्राम में। क्योंकि 1 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पे मोलालिटी का मतलब ही होता है 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास हो गया 1000 प्लस सॉल्यूट का मास हो गया 15, तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास ये आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन का मास हमारे पास ये आ गया। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है? सॉल्यूशन का मास हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चे। तो कहता है हमें क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है, इतने सॉल्यूशन में हमारे पास कितना ग्राम हमने यूरिया फाइंड आउट किया था? 15 ग्राम। इतने सॉल्यूशन में जब 15 ग्राम हमारे पास यूरिया है तो 2.5 किलोग्राम में हमारे पास कितना यूरिया होगा? 1.015 में हमारे पास 15 ग्राम यूरिया है, तो 2.5 ग्राम में हमारे पास 2.5 किलोग्राम में कितना यूरिया होगा? 2.5 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1.015। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगी इसकी। ठीक है, यहाँ शायद थोड़ी सी गड़बड़ है, उसे ठीक कर लीजिएगा। तो आपका आंसर अराउंड 37 ग्राम आपका। ठीक है, 37 ग्राम यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। अब आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज बिल्कुल मास परसेंटेज के तरीके से ही होती है बेटा। वॉल्यूम परसेंटेज हमें क्या कहती है? वॉल्यूम परसेंटेज हमें कहती है, जैसे मास परसेंटेज कहता है ना, मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंटेज कहती है वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 अगेन। तो इसमें वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे मास परसेंटेज पे होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम।
अब हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपको नाम से ही पता लग रहा है कि मोल का कुछ फ्रैक्शन है, तो यानी कि हमने ऊपर ले लिया सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स हमने ले लिए न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में। अब मान लो इसको कुछ इस तरीके से समझो, दो कंपोनेंट है हमारे पास ए और बी, ठीक है। तो हमारे पास इसका हमें ए का मोल फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना है। तो टोटल मोल सॉल्यूशन के कितने होंगे, एन ए प्लस एन बी, ये टोटल मोल्स होंगे। एन ए जो हो गए मोल्स ए के हो गए और एन बी क्या हो गए, मोल्स बी के हो गए। तो टोटल सॉल्यूशन तो इन दोनों से मिलके बना ना, दोनों कंपोनेंट से मिलके बना, तो ये टोटल मोल्स हो गए सॉल्यूशन के। अब हमारे पास बच्चे मोल फ्रैक्शन अगर मैं ए की निकालूं, इसको जाई से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज जाई। तो एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी आएगा। सिमिलरली बी की अगर मोल फ्रैक्शन निकालूं तो हमारे पास क्या आएगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो मोल ही लेते हैं यहाँ पे हम दोनों कंपोनेंट के ना। तो अगर मैं बोलूं कि आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, मान लो आपको दो कंपोनेंट में ए की मोल फ्रैक्शन पता है, यानी कि आपको जाई ए पता है, इट इज नोन टू यू। बी की मोल फ्रैक्शन आप जाई बी जो होगा वो 1 माइनस जाई ए होगा। तो आपको पूरा फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से, तो आप ऐसे भी जो है निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मोल फ्रैक्शन जो है बेटा, मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। तो आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। तो अगेन हमारे पास प्रैक्टिस पार्ट आ रहा है। प्रैक्टिस पार्ट हमारा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन टेट्राक्लोराइड। हमने 30% बेंजीन का टेट्राक्लोराइड में ले लिया, यानी कि 30 ग्राम ऑफ C6H6 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 30 ग्राम ऑफ C6H6 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास 30 ग्राम बेंजीन है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 30% बाय मास का, तो यही मतलब हुआ। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, कितने मोल्स हुए बेंजीन के, बेंजीन का मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे गिवन मास क्या था, गिवन मास वाज 30 ग्राम और मोलर मास होता है बेंजीन का 78। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है 0.385, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज 0.385, ठीक है। तो 0.385 किसके मोल्स हो गए, बेंजीन के मोल्स हो गए। तो इसी तरीके से हमने CCl4 के कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स भी फाइंड आउट कर लिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास अगेन। तो यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना हुआ, 30% अगर बेंजीन है तो बाकी 70% कार्बन टेट्राक्लोराइड ही है। तो गिवन मास कितना हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का, 70 ग्राम, और टोटल उसका मोलर मास होता है 154। तो ये आ गए आपके मोल CCl4 के। बेंजीन के मोल्स हमने ले लिए ऊपर, नीचे दोनों के मोल्स ले लिए, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन की, और 1 माइनस अगर बेंजीन के मोल करेंगे तो वहां से आपके पास CCl4 की भी मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ आ रहा होगा। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी अच्छी लगती हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल भाई, ठीक है। और आपको अब ट्यूशन सीरीज में भाई मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, आपको फ्री की ट्यूशन है ये, लाइक करो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, भाई लाइक करो ना करो तुम्हारी श्रद्धा है, पर बेटा अगर आप पढ़ेंगे ये वीडियोस तो आपको गारंटी है हमारी कि आपकी तैयारी तो बढ़िया होगी। और इसके साथ साथ हम आपको क्रैश कोर्स भी देंगे दिसंबर में, वन शॉट सीरीज तो मेरी रहेगी ही। और अगर आप ऑनलाइन मेरे क्रैश कोर्स में अलग से एनरोल करना चाहते हैं तो दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 October, यू कैन एनरोल इन दैट। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।